नमस्कार साथियों। आज की वीडियो में आपातकाल से संबंधित बातों पर चर्चा करेंगे और ये नागरिक शास्त्र कक्षा 12 नागरिक शास्त्र के लिए उत्तर प्रदेश बोर्ड में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण पाठ भी है और 2020-21 के सिलेबस में शामिल भी किया गया है। इसके अलावा यूपीएससी की आईएएस परीक्षा में भी आपातकाल से संबंधित प्रश्न या कहें कि स्वतंत्रता के बाद की जो इतिहास है उसके बारे में क्वेश्चन एक आध क्वेश्चन हर साल पूछ लिया जाता है। तो आपातकाल वाला जो समय है, जो कार्यकाल है, वो जो समय रहा है, उससे भी प्रश्न पूछे जाने की संभावना बनती है। तो इसके बारे में कुछ यहाँ पे बहुविकल्पीय प्रश्न हैं। इन बहुविकल्पीय प्रश्नों के माध्यम से विभिन्न प्रश्नों के संदर्भ में उसके बारे में चर्चा करने का प्रयास करेंगे। तो आपातकाल के आसपास के समय सीमा के बारे में हमें थोड़ा बहुत जानकारी मिल पाएगी। तो पहला क्वेश्चन है, केशवानंद भारती मुकदमे का फैसला कब हुआ था? पहला ऑप्शन 1973, दूसरा 1971, तीसरा 1977, चौथा 1976। तो केशवानंद भारती मुकदमे के बारे में पहले थोड़ा सा जान लेते हैं। तो केशवानंद भारती वाला जो मामला हुआ था वो केशवानंद भारती और केरल राज्य के बीच में, जो केरल स्टेट है उसके बीच में हुआ था। ये मामला 31 अक्टूबर 1972 को आया था, यानी 31 अक्टूबर 1972 से ये चला था और 23 मार्च 1973 तक लगातार चलता रहा ये। और इस बीच में देखें तो इसमें 68 दिन तक सुनवाई चली और ये लंबी सुनवाई थी। राम मंदिर बनाम बाबरी मस्जिद वाला जो मामला था उसमें 40 दिन तक लगातार सुनवाई चली थी, लेकिन केशवानंद भारती वाले में 68 दिन, यानी कि राम मंदिर बनाम बाबरी मस्जिद वाले केस से भी लंबे दिन तक ये केस चला था। और ये भारत के इतिहास में, भारत की न्यायपालिका के इतिहास में, भारत के लोकतंत्र के इतिहास में ये बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला था। इसके बारे में प्रश्न पूछा गया है। इसमें 13 न्यायाधीश का पीठ, संवैधानिक पीठ का गठन किया गया था। जैसे सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय में जो एक लोगों का जो पीठ बैठता है, सिंगल बेंच जो बैठती है, वो सिंगल बेंच टाइप की हो जाती हैं, लेकिन जिसमें 3, 4, 5 या 7 या 9 जिसमें हो या 11 जिसमें हो, या जैसे केशवानंद भारती मामले में 13 न्यायाधीश की पीठ बैठी थी। तो ये जो ज़्यादा संख्या वाली पीठ होती है इसको हम संवैधानिक पीठ की संज्ञा दे देते हैं। तो 13 न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ का गठन हुआ था। उन्होंने इस पे 68 दिन तक लगातार सुनवाई करी और 7-6 से निर्णय दिया था, यानी कि 7 जज इस पक्ष में थे और 6 जज उसके विपक्ष में थे, निर्णय के विपक्ष में थे। और 24 अप्रैल 1973 को चीफ जस्टिस जो थे उस समय के, वो और 12 और जो न्यायाधीश थे उन्होंने मिल करके 24 अप्रैल 1973 को केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का निर्णय दिया था, अपना डिसीजन सुनाया था। तो निर्णय क्या था उसको थोड़ा समझ लें। निर्णय ये था कि संसद अनुच्छेद 368 के तहत जो संशोधन करती है, जैसे संविधान में अनुच्छेद 368 में यह प्रावधान है कि संसद संविधान के किसी भी हिस्से का संशोधन कर सकती है। तो उसमें यह निर्णय लिया गया कि संसद जो भी 368 के तहत निर्णय संशोधन करेगी, वो संशोधन कहीं ऐसा संशोधन नहीं हो सकता है जो संविधान के मूल ढांचा को प्रभावित करे। यानी संसद संशोधन कर सकती है, लेकिन किसी मूल अधिकार का हनन करते हुए या किसी ऐसे पार्ट का जो कि संविधान का मूल ढांचा है, जैसे मान लीजिए कि जैसे अस्पृश्यता का अंत है या समानता का सिद्धांत है, स्वतंत्रता का सिद्धांत है, ये सारे एक व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू होता है। और ये हमारे संविधान की एक प्रकार से बहुत ही महत्वपूर्ण मौलिक अधिकार की श्रेणी में आता है। अगर संसद इसमें ये निर्णय कर दे या ये संशोधन कर दे कि हम समानता का जो सिद्धांत है उसको नहीं मानते, यानी कि हम स्त्री पुरुष में बहुत ज़्यादा भेद करेंगे या लिंग के अनुसार या क्षेत्र के अनुसार हम भेदभाव करना शुरू कर देंगे, तो ये संविधान की जो मूल ढांचा है उसका उल्लंघन हो जाएगा। तो यही निर्णय था कि संसद संशोधन तो कर सकती है, लेकिन मूल ढांचा को प्रभावित किए बिना संशोधन कर सकती है। जैसे अनुच्छेद 15 में ये चीज़ कहा गया कि धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, भाषा, क्षेत्र, इन सब के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ किसी भी क्षेत्र में भेदभाव नहीं किया जाएगा। लेकिन सकारात्मक भेदभाव की उसमें प्रणाली लाई गई, जिसमें आरक्षण वाली बात होती है कि कुछ लोगों को, जैसे महिलाओं को या बच्चों को, विशेष प्रकार के लाभ देने के लिए उसमें किए जा सकते हैं प्रावधान।
तो इस प्रकार के जो प्रावधान है वो एक प्रकार से सकारात्मक श्रेणी के प्रावधान हैं। तो सकारात्मक बदलाव किए जा सकते हैं, लेकिन कोई ऐसे बदलाव या कोई ऐसे प्रावधान नहीं किए जा सकते जो कि मूल ढांचा को ही बदल दें। तो इसमें ये निर्णय दिया गया था और ये संसदीय इतिहास में, लोकतांत्रिक इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय था। इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द मूल ढांचा आया है, यानी कि बेसिक स्ट्रक्चर आया है। तो बेसिक स्ट्रक्चर क्या चीज़ है, यानी कि संसद जो है इन चीज़ में संशोधन नहीं कर सकती या फिर इसको पूरी तरीके से बर्खास्त नहीं कर सकती। उसमें से नंबर 1 है संविधान की सर्वोच्चता, यानी संसद कोई इस प्रकार का संशोधन नहीं कर सकती जिससे कि वो संसद की सर्वोच्चता या कार्यपालिका की सर्वोच्चता या न्यायपालिका की सर्वोच्चता इस प्रकार की कोई चीज़ नहीं ला सकते। सबसे ऊपर भारत में संविधान है और कोई भी भारत का नागरिक या कोई भी सरकार ये इस बात के लिए प्रेरित नहीं कर सकती या इस बात का संशोधन नहीं कर सकती कि भारत में शरीयत लॉ चलेगा या भारत में मनुस्मृति का लॉ चलेगा। भारत में संविधान की कानून चलेगा और संविधान की सर्वोच्चता रहेगी। ये संविधान का मौलिक ढांचा है, मूल ढांचा है। तो इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता कि हम चलिए अगले दिन से संशोधन कर दे रहे हैं, अगले दिन से शरीयत लॉ पूरे भारत में चलने लगेगा या अगले दिन से मनुस्मृति का लॉ भारत में चलने लगेगा। तो इस प्रकार के काम संविधान के साथ नहीं किया जा सकता, यानी कि संविधान की सर्वोच्चता हमेशा ऊपर बनी रहेगी। दूसरा है शक्तियों का पृथक्करण, यानी कि जो कार्यपालिका है, न्यायपालिका है और जो विधायिका है, यानी कि संसद, सरकार और जो कोर्ट्स हैं, इनके बीच में जो उनकी शक्तियां हैं उनका पृथक्करण किया जाएगा। जो उनके पावर्स हैं, सेपरेशन ऑफ पावर्स किया जाएगा। और कोई भी संसद यदि कोई केस कोर्ट में चल रहा है तो उसमें हस्तक्षेप नहीं करेगी या फिर कोर्ट में चल रहे मामले के बारे में संसद में चर्चा नहीं करेगी। ये एक प्रकार से जो पृथक्करण होता है, एक दूसरे का सम्मान होता है, एक दूसरे की जो गरिमा है या जो कार्य क्षेत्र है उसमें ना घुसने वाली जो बात होती है, उसी को हम शक्तियों का पृथक्करण कह सकते हैं। तो संसद इस बात पे संशोधन नहीं कर सकती कि संसद की सर्वोच्चता हो जाएगी या न्यायपालिका की सर्वोच्चता हो जाएगी। सबसे ऊपर तो संविधान की सर्वोच्चता बनी रहेगी और जो भी अलग अलग पालिका हैं, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका, उनके शक्तियों का पृथक्करण स्पष्ट रूप से संविधान में भी दिया गया है, तो उसमें बदलाव नहीं किया जा सकता है। तीसरा है संघवाद। चौथा पंथ निरपेक्षता या धर्म निरपेक्षता, जिसको सेकुलरिज्म इंग्लिश में बोल देते हैं। अब ये पंथ निरपेक्ष, धर्म निरपेक्ष में थोड़ा सा मूल अंतर होता है और सेकुलरिज्म की भारतीय जो प्रणाली है या फिर इंडियन डेफिनेशन ऑफ सेकुलरिज्म और वेस्टर्न डेफिनेशन ऑफ सेकुलरिज्म के बारे में कभी डिटेल में चर्चा करेंगे। कुल मिलाकर के जो धर्मनिरपेक्षता की नीति है, जो कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा भी गया था, लोकतांत्रिक धर्मनिरपेक्षता वाले समाजवाद ये शब्द जोड़ा गया था, तो उसमें संशोधन या उसमें फेरबदल नहीं किया जा सकता है। अभी सर्वोच्च न्यायालय में कोई याचिका भी शायद PIL दायर किया गया है जिसमें धर्मनिरपेक्षता शब्द को हटाने की बात कही गई है कि धर्मनिरपेक्षता को संविधान से इस शब्द को हटा दिया जाए। तो देखने वाली बात है कि इसमें कोर्ट क्या करती है, सर्वोच्च न्यायालय क्या करती है, लेकिन धर्मनिरपेक्षता एक संविधान का मूल अंग है, मूल ढांचा है। इसमें संशोधन करना मेरे ख्याल से ठीक नहीं होगा। मूल ढांचा मतलब अगर हम देखें तो 1947 में जब पूरा ये संविधान बन गया, अगर उसके अनुसार देखें तो उस समय धर्मनिरपेक्षता शब्द नहीं जोड़ा गया था, लेकिन भारत जैसे देश में धर्मनिरपेक्ष होना ये बहुत ही ज़्यादा प्रासंगिक है और बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी भी है। तो मेरे ख्याल से मूल संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द भले ना जोड़ा गया हो, लेकिन ये भारतीय जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है इसके अनुसार धर्मनिरपेक्षता शब्द को हटाना या इसको अप्रासंगिक करार देना बिल्कुल ही गलत होगा। तो इसमें भी संशोधन नहीं किया जा सकता, नहीं करना भी नहीं चाहिए। अब जो PIL दायर की गई है सर्वोच्च न्यायालय में, देखिए उसके बारे में क्या निर्णय आता है। जो भी निर्णय आएगा तो उस समय उसके बारे में चर्चा करेंगे। पाँचवा है लोकतंत्र, यानी कि भारत में लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, बाकायदे लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव होता है। सरकारें जो सांसद हैं या विधायक हैं चुन करके विधानमंडल या संसद में जाते हैं, तो वो जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है उस तरीके से भारत चलेगा, ना कि साम्यवादी प्रक्रिया जैसे कि चीन में चलता है या रूस में चलता है कि हम आजीवन अपने आप को राष्ट्रपति घोषित कर दे रहे हैं। तो इस प्रकार की प्रक्रिया भारत में नहीं है। यहाँ पर बाकायदे चुनाव होगा और चुनाव के माध्यम से जनता जो वोट करेगी उसके माध्यम से सरकार का गठन होगा। तो वो मूल ढांचा है, इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता कि हम साम्यवाद को भारत में लेकर चले आएंगे। छठा है कानून का शासन होगा, जो कि अनुच्छेद 14 में दिया गया है कि कानून का शासन होगा, यानी कि
जो भी बनाए जाएंगे, नियम कानून बनाए जाएंगे, उसके अनुसार ही देश चलेगा। और कानून के ऊपर कोई नहीं है, कानून के अनुसार सभी व्यक्ति, सभी नागरिक शासित होंगे। 7वां है न्यायपालिका की स्वतंत्रता, यानी कि न्यायपालिका के ऊपर संसद का प्रत्यक्ष रूप से बहुत ज़्यादा दबाव नहीं होगा, या जो सर्वोच्च न्यायालय में जजों की नियुक्ति होती है उससे संबंधित भी बीच बीच में बातें चलती रहती हैं। कॉलेजियम प्रणाली को से जजों की नियुक्ति की जाए, या संसद उसके बारे में जजों की नियुक्ति करे, या सरकार नियुक्ति करे, इसके बारे में भी चर्चाएं चलती रहती हैं बीच बीच में। 2014 में इससे संबंधित एक आयोग का गठन किया गया था, NJAC करके था। तो उसमें भी इस बात की बात थी कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता का हनन हो जाएगा यदि सरकार जजों की नियुक्ति करती है। तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता तो रहनी ही चाहिए, ताकि एक निष्पक्ष तरीके से निर्णय दिया जा सके, यानी कि सरकारों के दबाव में कोई निर्णय ना आए। तो इसलिए न्यायपालिका की स्वतंत्रता बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। 8वां है इसमें संसदीय प्रणाली, यानी कि जो भी कानून बनेंगे वो संसद में बनेंगे, संसदीय प्रणाली होगी। जैसे बहुत सारी संसदीय प्रणाली होती है और तरीके की प्रणालियाँ होती हैं। तो भारत में जो ब्रिटेन की प्रणाली है, संसदीय वाला पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ ब्रिटेन, उसको हमने अडॉप्ट किया है और उसी माध्यम से नियम कानून कायदे चलते हैं, बनते हैं। 9वां है स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव, यानी कोई भी चुनाव एकदम स्वतंत्र होगा, निष्पक्ष होगा। संशोधन इस आधार पे नहीं किया जा सकता, या इस बात का नहीं किया जा सकता कि हम चुनाव जो है अपने माध्यम से करेंगे, या हम अपने आप को आजीवन प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं, घोषित करते हैं। इस प्रकार का काम नहीं होगा। बाकायदा एकदम स्वतंत्र तरीके से और निष्पक्ष तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव होगा, जैसा कि भारत में होता है। 10वां है कल्याणकारी राज्य, जैसे कि संविधान के जो भाग जैसे 1 है, फिर दूसरे में नागरिकता है, तीसरे में मौलिक अधिकार है, भाग 4 में जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं उसमें इसी बात की कल्पना की गई है कि कैसे एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना की जाए। और ये संविधान के अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 तक पूरा दिया गया है, लिस्ट दिया गया है उसमें। तो ये कल्याणकारी राज्य भी एक प्रकार का मूल ढांचा है कि सरकारें जो काम करेंगी वो राज्य के कल्याण के लिए करेंगी, एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए करेंगी। तो संशोधन इस बात का नहीं किया जा सकता कि हम कल्याणकारी राज्य की स्थापना नहीं करेंगे, हम तानाशाही भारत में लेकर चले आएंगे, हम जो है जैसे आप नाजीवाद ले लें, या जर्मनी में जो हिटलर का था उस तरीके से हम शासन चलाएंगे। तो इस प्रकार के काम नहीं किए जा सकते। कल्याणकारी राज्य के लिए एक लोकतांत्रिक देश होना तो ज़रूरी ही है। तो ये मुख्य रूप से केशवानंद भारती मामला था। इसका जो मेन निर्णय था, जो सबसे मेन निर्णय ये था कि अनुच्छेद 368 का संसद जो है संशोधन कर तो सकती है, लेकिन संविधान के मूल ढांचे को प्रभावित किए बिना संशोधन करेगी। तो इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया था कि इसका निर्णय कब आया था, तो यहाँ पर देख सकते हैं 1973 में 24 अप्रैल 1973 को चीफ जस्टिस और 12 अदर लोगों मिलकर के 13 लोगों की जो संवैधानिक पीठ बनी थी, वो लोग निर्णय किए थे 24 अप्रैल 1973 को। तो इस क्वेश्चन में खाली सन पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 1973। दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं कि संविधान के मूलभूत ढांचे की धारणा का उदय किस मुकदमे में हुआ। तो संविधान के मूलभूत ढांचे की धारणा का उदय किस मुकदमे में हुआ, तो पहला केशवानंद भारती मामला, दूसरा मिनर्वा मिल्स मुकदमा, तीसरा अयोध्या विवाद, चौथा गोलकनाथ मुकदमा। तो इन चारों में कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, इसके बारे में आप कमेंट सेक्शन में बताइए। इस वीडियो में इतना ही। आगे के जो क्वेश्चन हैं इसको अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए अपने साथियों के साथ, और चैनल को तुरंत का तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इसके आगे वाले सभी प्रश्नों के बारे में डिटेल से चर्चा किया जा सके, और ये इसी वीडियो का सक्सेसर होगा, आगे वाला हिस्सा होगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार।